कहते हैं कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसे वो ताउम्र भूल नहीं पाता। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी जिसे याद करके आज भी मेरे डर और दहशत से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा नाम अरमान है। यह घटना आज से 20 वर्ष पुरानी है। उस वक्त मेरी उम्र 20 के आसपास थी। मैं कश्मीर की पहाड़ियों में बसे हुए एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उस साल मैंने इंटर की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की थी। मेरे पिता बहुत ज्यादा खुश थे। पास होने की खुशी में उन्होंने मुझे एक नई साइकिल लाकर दी थी। रिजल्ट देखकर वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तुमने मेरा नाम ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पर गर्व है। अब तुम कॉलेज जाने की तैयारी करो। अगले दिन मैं सुबह सुबह अपनी साइकिल पर बैठकर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। तभी मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा मेरी एक नसीहत याद रखना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, कैसी नसीहत माँ? बेटा हमारे गांव की सीमा जहां खत्म होती है वहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता सीधा शहर की ओर निकलता है जो कि लंबा है, तो दूसरा रास्ता जंगल से होते हुए शहर की ओर निकलता है जो कि छोटा रास्ता है। चाहे तुम्हें कॉलेज आने जाने में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, कभी भूल से भी शॉर्टकट लेने की मत सोचना। अपनी माँ की बात सुनकर मैं मुस्कुराता हुआ साइकिल से अपने गांव से निकल गया। समय ऐसे ही बीतता गया। मुझे याद है कि उस रात बहुत ही तेज बारिश हुई थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने के लिए निकला तो सामने दृश्य देखकर मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो गया। बारिश होने की वजह से, रास्ता कच्चा होने की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुका था। तभी मेरी नजर गांव के एक दूसरे रास्ते पर पड़ी। वही रास्ता जिस रास्ते से जाने के लिए मेरी माँ ने मना किया हुआ था। मैंने बगैर सोचे समझे साइकिल उस रास्ते की ओर दौड़ा दी। मैं साइकिल को घंटी बजाता हुआ तेज गति से घनी झाड़ियों के बीच से दौड़ाए जा रहा था और आसपास के दृश्य को हैरत भरी नजरों से देख रहा था। उस रास्ते पर चारों ओर बड़े बड़े लंबे और घने वृक्ष सीना ताने खड़े हुए थे और बेइंतहा खूबसूरत हरियाली जो किसी भी इंसान का मन मोह ले सकती थी मौजूद थी। कुछ ही देर में मैं कॉलेज आ गया और अपनी घड़ी देखने लगा। घड़ी के मुताबिक मैं इस रास्ते से पूरे आधे घंटे पहले कॉलेज पहुंच गया था। मैं अपने आप से बोला, अरे इस रास्ते से तो आधे घंटे पहले ही मैं कॉलेज पहुंच गया। अब मैं रोज इसी रास्ते से कॉलेज आया जाया करूंगा। और उस दिन के बाद यही हुआ। मैं रोज उसी शॉर्टकट रास्ते से कॉलेज आने जाने लगा। लेकिन एक रोज मेरी नजर दूर खेतों में बने हुए एक बेहद पुराने घर पर पड़ी। उस घर के आसपास अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। उस घर को देखकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और अपने आप से बोला, अजीब बात है, मैं इतने समय से यहाँ से गुजर रहा हूँ, पहले मेरी नजर इस घर पर कभी क्यों नहीं पड़ी? मैंने ये अपने आप से कहा ही था कि तभी मेरा गला प्यास की वजह से अचानक से सूखने लगा। कुछ ही देर में मैं उस घर के सामने मुख्य दरवाजे पर खड़ा हुआ था। मुझे उस घर की एक टूटी हुई खिड़की नजर आई। मैं उस खिड़की से घर के अंदर की ओर झांकने ही वाला था कि तभी अचानक एक स्याह काली बिल्ली उस खिड़की से कूदकर बाहर निकल आई और मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगी। ना जाने क्यों उस काली बिल्ली को देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर तक वो मुझे यूं ही घूरती रही और अचानक बिजली की रफ्तार से फिर से वो खिड़की के अंदर चली गई। अचानक घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और मेरे सामने एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी थी। वो लड़की मेरी और सवालिया नजरों से देखती हुई बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हिचकिचाते हुए उसकी ओर देखकर कहा, मेरा नाम अरमान है, मैं अक्सर इस रास्ते से गुजरता हूँ, मगर ना जाने क्यों कभी इस घर पर मेरी नजर नहीं पड़ी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं। आज अचानक मेरी नजर इस घर पर पड़ी, तभी मेरा गला प्यास से सूखने लगा। मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? मेरी बात सुनकर वो घर के अंदर चली गई। कुछ सेकंड बाद वो एक गिलास लेकर मेरे सामने खड़ी थी। मैंने झट से उसके हाथ से गिलास ले लिया और एक ही सांस में पूरा का पूरा पानी पी गया। मैं गिलास वापस लौटाते हुए बोला, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। आपका नाम क्या है और क्या इस वीराने में आप अकेली रहती हैं? क्योंकि मैंने अभी तक इस जगह पर किसी भी इंसान को नहीं देखा। मेरी बात सुनकर अचानक वो लड़की खिलखिलाते हुए हंसने लगी
उसकी हंसी की सुरीली आवाज ना जाने क्यों मेरे मन में मुझे सुखद अनुभूति का एहसास दे रही थी। मेरा नाम महक है। तभी एक तेज ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर से टकराया और अचानक महक का चेहरा गंभीर हो गया। वो इधर उधर देखने लगी। क्या हुआ? आपके चेहरे पर अचानक से गंभीरता क्यों झलकने लगी? अभी तुम यहाँ से जाओ, कल दोबारा फिर आना। मेरे बाबा के आने का समय हो गया है और मेरे बाबा किसी अजनबी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। मैं चुपचाप अपनी साइकिल लेकर सीधे अपने घर की ओर चला गया। रात भर महक का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं महक के घर के दरवाजे पर खड़ा था। घर का मुख्य द्वार अभी भी बंद था। तभी महक के घर की टूटी खिड़की से वही काली बिल्ली निकलकर मुझे घूरने लगी। अचानक वह फिर से बिजली की रफ्तार से उसी खिड़की के द्वार घर के अंदर घुस गई। अगले ही पल दरवाजा खुल गया और महक मेरे सामने खड़ी हुई थी, मगर इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मेरी ओर देखकर बड़ी ही अपनायत भरे अंदाज में बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर महक मेरी आंखों में देखने लगी। ना जाने क्यों मैं उसकी आंखों में स्वयं को डूबता हुआ महसूस करने लगा। यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है। मेरे बाबा कभी भी आ सकते हैं। चलो हम यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। इतना बोलकर महक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। कुछ देर बाद मैं और महक सुंदर जंगल के एक घने पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मेरे मन में एक सवाल काफी देर से चल रहा था। मैं महक की ओर देखकर बोला, तुम यहाँ पर जंगल में अकेले क्यों रहती हो? मेरे बाबा और मैं पहले गांव में ही रहा करते थे। फिर एक दिन मेरे बाबा का गांव वालों से झगड़ा हो गया और फिर अचानक माँ की मौत हो गई। तब से वो मुझे यहाँ पर ले आए और अब तो ना वो किसी अजनबी से मिलते हैं और ना मुझे किसी से मिलने देते हैं। मैं काफी देर तक महक के पास बैठा रहा और उस दिन के बाद मेरा महक से रोज मिलना जुलना शुरू हो गया। कुछ दिन का मिलना जुलना प्रेम में कब बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन महक बड़े गंभीरता भरे अंदाज में मेरी ओर देखकर बोली, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ अरमान। आखिर हम दोनों कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? लेकिन महक, तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पापा किसी अजनबी से बात तक करना नहीं पसंद करते। फिर वो हमारी शादी के लिए राजी कैसे होंगे? मैं तुम्हारे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। महक की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंकते हुए बोला, नहीं महक, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं उनका नाम मिट्टी में नहीं मिला सकता। इतना बोलकर मैं सीधा अपने घर आ गया। मगर वो रात मेरे लिए एक कयामत की रात थी। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने कमरे में कंबल ओढ़े हुए गहरी नींद में सो रहा था। उस रात सर्दी की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। अचानक मेरे कमरे में काले धुएं का बवंडर सा उठा और जैसे ही वो बवंडर मेरी नाक के अंदर घुसा, मैं बुरी तरह से खांसते हुए हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। सामने का दृश्य देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि एक अजीब सी दिखने वाली भयानक औरत, जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी, जिसके बाल जमीन तक फैले हुए थे और जिनका कद कम से कम 15 फुट के आसपास था, वो खा जाने वाली नजरों से मुझे देख रही थी। उसे देखकर मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं चीखना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लगा कि किसी अनजान ताकत ने मेरे गले को जकड़ लिया। अचानक वो भयानक दिखने वाली औरत मेरी आंखों के सामने से बिजली की रफ्तार से गायब हो गई। उसके गायब होते ही मेरे कानों में मेरे माता पिता की भयंकर चीख टकराई। उनकी चीख सुनकर मुझे अपना दिल बाहर आता हुआ सा महसूस हुआ। कुछ ही सेकंड में वो काला धुआं कमरे से अपने आप गायब हो गया। मैं दौड़ता हुआ हाँफता हुआ उस कमरे की ओर दौड़ा जिस कमरे में मेरे माता पिता लेटे थे। मैंने जैसे ही उस कमरे का दरवाजा खोला तो मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि मेरे माता पिता जमीन पर बड़ी बुरी अवस्था में पड़े हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी ने पूरी तरह से जमीन पर पटक दिया हो। दोनों के सर से खून बह रहा था। उनकी आंखें फटी हुई थी। उन दोनों की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मरने से पहले उन दोनों ने कोई भयानक दृश्य देखा हो। अपने सामने अपने माता पिता की इतनी भयानक मौत देखकर मेरे गले से एक दर्दनाक चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर मोहल्ले वाले मेरे घर तक आ गए और मैं बेहोश हो गया और 3 दिनों तक बेहोश रहा। 3 दिन बाद जब मुझे होश आया तो मुझे पता लगा कि मेरे माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।
मुझे अपने माता पिता का आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखना नसीब हुआ। मैंने अपने आप को अपने घर में बंद कर लिया। मैं दिन दिन भर अपने माता पिता की यादों में रोता रहा। थक हार कर मेरे पड़ोस की एक औरत, जो कि मेरी माँ की दोस्त थी, मेरे पास आकर बोली, बेटा, होनी को कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारे माता पिता की मौत का सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव को अफसोस है। तुम ऐसे कब तक अपने आप को घर पर अकेले बंद रखोगे? आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी भी काटनी है। लेकिन मैं चाह कर भी अपने माँ बाप की मौत का सदमा अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ। हौसले से काम लो बेटा, तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम नजदीक है। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो। तुम्हें उनके सपने को पूरा करना है। अपनी माँ की दोस्त की बात सुनकर मेरे अंदर थोड़ा हौसला बढ़ गया और अगले दिन मैं बेमन से अपनी साइकिल पर सवार होकर कॉलेज के लिए निकल गया। और मैं उसी रास्ते से निकला जिस रास्ते से मेरी माँ ने जाने के लिए मना किया था। कॉलेज से लौटते हुए अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई साया बड़ी ही फुर्ती से मेरी साइकिल के आगे से निकलकर जंगल की झाड़ियों में गायब हो गया हो। अचानक मेरी साइकिल के दोनों टायर पंचर हो गए। मैं साइकिल से उतरकर इधर उधर देखने लगा। तभी मेरे कानों में महक की आवाज टकराई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी अरमान। क्या तुम मेरी बात से इतना नाराज हो गए कि तुम दोबारा मुझसे मिलने तक नहीं आए? मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे महक खड़ी हुई मुझे घूरे जा रही थी। अचानक मेरी आंखों में आंसू बहने लगे और मैं रोते हुए महक को अपने माता पिता की मौत के बारे में बताते हुए बोला, मैं इस दुनिया में अकेला हो गया हूँ महक। मेरी बात सुनकर महक मेरे और ज्यादा करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, किसने कहा तुम अकेले हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो इंसान के सोचने समझने की सहूलियत खत्म हो जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। अगले दिन मैं महक को अपनी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। न जाने महक के प्यार में ऐसा क्या जादू था कि कुछ ही दिनों में मैं अपने माता पिता की मौत के गम को भूल बैठा। एक दिन रात के समय मैं महक के साथ हंसी मजाक कर रहा था कि तभी मेरी पड़ोसी मेरी माँ की दोस्त गुस्से से घर के अंदर घुस आई और मेरी ओर देखकर बोली, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अरमान। तुम्हारे माता पिता को गुजरे हुए चंद महीने भी नहीं गुजरे और तुमने ब्याह भी कर लिया। क्या कुछ वक्त और इंतजार नहीं कर सकते थे? इतना बोलकर वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। तभी मेरी नजर महक के चेहरे पर चली गई। उसका चेहरा क्रोध से तमतमाया हुआ था। ना जाने क्यों उस वक्त महक का चेहरा देखकर मेरे दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक उसका चेहरा सामान्य हो गया। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कौन थी? अरे उनकी बात का बुरा मत मानना महक, ये मेरी माँ की दोस्त है। जब मेरी माँ जिंदा थी तब इनका ज्यादातर समय मेरी माँ के साथ ही बीतता था। महक मुस्कुराती हुए बोली, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना बोलकर महक किचन में चली गई। महक किचन में गई ही थी कि तभी मेरे कानों में मेरी माँ के दोस्त की भयानक चीख टकराई। मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर की ओर भागा। बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। मैंने देखा मेरी माँ की दोस्त की लाश बाहर सड़क पर पड़ी हुई थी। उनकी आंखें फटी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे मरने से पहले उन्होंने भी किसी भयानक बला को देखा हो। सच तो ये था कि उनकी लाश की हालत हूबहू मेरी माँ और पिता की तरह थी। ये देखकर मेरे दहशत से रोंगटे खड़े हो गए। मैं तुरंत दौड़ता हुआ अपने घर के अंदर चला गया। घर के अंदर महक चाय लिए हुए मेरे सामने खड़ी थी। तुम कहाँ गए थे? तुम्हें पता है महक, कुछ मिनट पहले जो मेरी माँ की दोस्त घर पर आई थी ना, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। उन्हें किसी ने मार डाला। उनकी हालत भी बिल्कुल वही हो गई है जो मरने के बाद मेरे माता पिता की हो गई थी। महक बड़ी ही अजीब अंदाज में मेरी ओर देखकर बोली, अच्छा हुआ वो इस दुनिया में नहीं रही। वैसे भी जो तुमसे बदतमीजी से बात करेगा उसका अंजाम यही होना चाहिए। मैं हैरत से महक के चेहरे की ओर देखने लगा। तभी महक ने एक पोटली उठाकर मेरे सामने फेंक दी। ये क्या है? इसे खोल कर देखो, तुम्हें पता लग जाएगा। मैंने जैसे ही पोटली खोलकर देखी तो मेरी आंखें चौंधिया आ गई और कुछ देर पहले जो भयानक घटना घटी थी मैं सब कुछ भूल गया। उस पोटली के अंदर हीरे जगमगा रहे थे। मैं महक की ओर हैरत से देखकर बोला, इतने बेशकीमती हीरे तुम्हारे पास कहां से आए? जब मैं घर से भागी थी तब मैं इस हीरे की पोटली को उठाकर ले आई थी। ये हीरे की पोटली मेरी माँ ने मेरे दहेज के लिए रखी थी। लेकिन महक, ये हीरे तो बहुत कीमती है। आखिर तुम्हारे बाबा काम क्या करते थे?
मेरी बात सुनकर महक अजीब अंदाज में हंसते हुए बोली, हम खानदानी अमीर हैं अरमान, अब ज्यादा मत सोचो। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। और ठीक मैंने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में मैं अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति कहलाने लगा। अब मेरे पास हवेली, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। एक दिन मैं सुबह सुबह महक से बोला, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए शहर जाना है, लौटने में मुझे रात हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आने की कोशिश करना। तुम जानते हो मैं तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाती। मैं महक की बात सुनकर मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकल गया। दरअसल मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था और उसी सिलसिले में मैं अपने बिजनेस पार्टनर से बातचीत करने के लिए शहर जा रहा था। कुछ घंटे बाद मैं कश्मीर में बनी हुई एक आलीशान कोठी के अंदर बैठा था। मेरा दोस्त आरिफ शायद मेरा ही इंतजार कर रहा था। मुझे देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो मुझे अपने घर पर कभी इनवाइट नहीं करोगे। अरे ऐसा नहीं है, बहुत जल्द मैं तुम्हें और भाभी को अपने घर पर डिनर के लिए इनवाइट करने वाला हूँ। मेरी बात सुनकर आरिफ मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। किससे? मैंने इतना कहा ही था कि तभी एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर नूरानियत छाई हुई थी कमरे के अंदर आ गए। आरिफ उनकी ओर देखकर बोला, अरमान, ये है पीर बाबा, बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं। तुम्हें शायद पता नहीं है, पीर बाबा के नाम से भूत प्रेत जिन सभी खौफ खाते हैं। मैं मुस्कुराते हुए पीर बाबा की ओर देखने लगा, मगर मैंने देखा कि पीर बाबा मुझे अजीब से अंदाज में घूर रहे थे। मैंने उनकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ पीर बाबा, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? पीर बाबा तेज आवाज में बड़े ही गंभीर अंदाज में देखकर बोले, तो आखिरकार तूने वो गलती कर ही दी जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। पीर बाबा की बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। जिस लड़की को तू ब्याह कर लाया है, क्या तूने कभी उसके परिवार के बारे में पता किया है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि तुम आजकल के नौजवान इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम वही विश्वास करते हो जो अपनी आंखों से देखते हो। आप कहना क्या चाहते हैं पीर बाबा? अगर मैं कहूँ कि तेरी पत्नी इंसान नहीं है, तो क्या तू विश्वास करेगा? किसी कीमत पर नहीं। अचानक पीर बाबा ने एक ताबीज निकालकर मेरे हाथों में थमा दिया और मेरी ओर देखकर बड़े ही रहस्यमय अंदाज में बोले, यहाँ से जाने के बाद कल अपनी पत्नी से उसके परिवार वालों से मिलने की जिद करना। उसके बाद जो तुम देखोगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा। और हाँ, इस ताबीज को अपने आप से अलग मत करना। अगर अलग कर दिया तो अपनी दुनिया में दोबारा वापस नहीं लौट पाओगे। इतना बोलकर पीर बाबा तेज कदमों से वहां से चले गए और जाते जाते मेरे मन में कई सवाल छोड़कर गए। मैं कुछ देर अपने दोस्तों से बातचीत करने के बाद अपने घर लौट आया। मेरा मूड बुरी तरह से खराब हो चुका था। मेरे खराब मूड को देखकर महक मेरी ओर देखकर बोली, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? महक, मैं तुम्हारे परिवार वालों से अब मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर महक चौंकते हुए बोली, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? महक, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मैं तुम्हें भगा कर लाया हूँ। तुम्हारे बाबा को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही होगी। महक ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर मैं जिद पर अड़ गया। ना जाने क्यों मुझे उसके बाबा से मिलने का जुनून सवार हो चुका था। थक हार कर महक मुझसे बोली, तुम इंसान भी कितने जिद्दी होते हो ना। महक की बात सुनकर मैं चौंकते हुए बोला, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुम इंसान नहीं हो। मेरी बात सुनकर अचानक महक का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा और वो भारी आवाज में मेरी ओर देखकर बोली, ठीक है, अगर तुम जिद करते हो तो हम सुबह ही चलेंगे। तुम्हें मेरे बाबा से मिलने का बहुत शौक है ना, तो तुम्हारा ये शौक भी जरूर पूरा करूंगी। इतना कहकर महक पैर पटकती हुई बेडरूम में चली गई। अगले दिन मेरी बाइक उसी सुनसान इलाके के घर के बाहर खड़ी हुई थी जहां मेरी पहली बार मुलाकात महक से हुई थी। महक मेरी ओर देखकर अजीब से अंदाज में बोली, एक बार फिर सोच लो अरमान, क्या तुम वाकई मेरे बाबा से मिलना चाहते हो? अरे तुम्हें क्या लगा था मैं मजाक कर रहा था? अब चलो भी। मैंने इतना कहा कि तभी अचानक घर का दरवाजा खुल गया और महक मुझे अपने पीछे आने का इशारा करने लगी। मैं महक के साथ उसके घर के अंदर प्रवेश कर गया। अंदर घुसते ही मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बाहर से जो दिखने में मकान खंडहर सा नजर आ रहा था, अंदर से वो मुझे किसी महल की तरह प्रतीत हो रहा था। उस घर के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था जो कि बंद था
महक ने बड़ी तेजी से उस दरवाजे को खोल दिया और अंदर चली गई। मैं भी महक के साथ चला गया, मगर जैसे ही मैंने उस दरवाजे को पार किया, मैंने अपने आप को एक कोहरे भरे जंगल में पाया। महक मेरी ओर देखकर बोली, घबराओ मत, मेरा हाथ पकड़कर चलो, कुछ देर बाद ये कोहरा छट जाएगा। मैं महक का हाथ पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगा। मेरा दिल ना जाने क्यों किसी अनहोनी आशंका से धड़क रहा था। कुछ देर बाद मैंने स्वयं को एक गांव में पाया, जहां पर मकान बहुत ही पुराने ढंग से बने हुए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि मैं 300 साल पीछे लौट आया हूँ। मैं महक की ओर देखकर बोला, ये कौन सा गांव है? मुझे तो लगा था कि तुम उस घर में रहती हो। ये मेरा गांव है और इस गांव का दरवाजा मेरे घर से ही खुलता है। आओ मेरे साथ। महक मुझे एक बहुत बड़ी हवेली के नजदीक ले गई। उस हवेली को चारों तरफ से बड़े बड़े लंबे घने पेड़ों ने घेर रखा था। तभी एक 10 वर्षीय लड़की दौड़ती हुई महक के पास आकर बोली, आप इतने दिन तक कहाँ थी? पता है आपको बाबा कितना परेशान हो रहे थे, और ये आपके साथ कौन है? आपको पता है आपके बगैर हम कितने परेशान थे। इतना बोलकर वो लड़की अजीब से अंदाज में गोल गोल घूमने लगी। अचानक वो लंबे और बड़े पेड़ पर बिजली की रफ्तार से ऊपर चढ़ गई। ये देखकर मेरी आंखें दहशत से फटी की फटी रह गई। तभी उस लड़की की आवाज चारों ओर गूंजने लगी, आज खुशी का मौका है, महक आ गई है, अब हम सब फिर से खेलेंगे। मेरी नजर जैसे ही उस पेड़ के ऊपर गई तो मैं अंदर तक कांप कर रह गया। मैंने देखा कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे बच्चे, जिनके चेहरे काले थे और उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक रही थी, मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे थे। मैं कांपता हुआ महक की ओर देखकर बोला, ये सब क्या है? कुछ देर बाद तुम्हें सब पता लग जाएगा, चलो मेरे साथ। मैं कांपता हुआ महक के साथ साथ चलने लगा। कुछ ही दूर चलने पर एक 15 वर्षीय अजीब से दिखने वाला लड़का दौड़ता हुआ महक के पास आकर खड़ा होकर बोला, आप मुझे हमेशा हरा देती थी ना, लेकिन अब मैं आपको हरा दूंगा। इतना बोलकर अचानक उस लड़के का शरीर सफेद रंग हो गया। अगले ही पल वो एक भेड़िए में परिवर्तित होकर महक को घूरने लगा। यह देखकर मेरी डर के मारे हालत खराब हो गई, मगर मैंने देखा महक के चेहरे पर खौफ का नामो निशान तक नहीं था। कुछ ही देर में वो लड़का सामान्य अवस्था में आ गया। महक मेरा हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से उस हवेली के अंदर घुस गई। हवेली के अंदर का दृश्य देखकर मैं बुरी तरह से चौंक पड़ा। मैंने देखा अंदर से वो एक महल था, जहां पर बड़े बड़े बेशकीमती पर्दे लटक रहे थे और फर्श पर बेशकीमती कालीन सजी हुई थी। तभी अचानक से 4 औरतें, जिनकी लंबाई कम से कम 20 फुट के आसपास थी, आकर मुझे घूरने लगी। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। एक औरत क्रोधित अवस्था में महक की ओर देखकर बोली, इसे यहाँ पर क्यों लाई है? तुझे क्या पता नहीं कि यहाँ पर इंसानों का आना मना है? महक उस औरत की क्रोधित अवस्था देखकर बोली, जो तुम सोच रही हो वो करने की सोचना भी नहीं। तुम जानती हो कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। महक की बात सुनकर वो चारों औरतें अचानक धुआं बनकर वहां से गायब हो गई। मैं डर से चीखता हुआ महक की ओर देखकर बोला, आखिर सब क्या हो रहा है? क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? ये सपना नहीं अरमान, हकीकत है। अब समय आ गया है तुम्हें अपने बाबा से मिलवाने का, चलो मेरे साथ। सच तो ये था कि मैं वहां से भागना चाहता था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे पैरों को जकड़ लिया हो। कुछ देर बाद मैं महक के साथ एक हॉल नुमा कमरे के अंदर खड़ा हुआ था, जहां पर एक बड़ा आतिशदान जल रहा था और कुछ बहुत लंबे चौड़े व्यक्ति सर झुकाए खड़े थे और एक 20 फीट का लंबा चौड़ा इंसान उस जलते हुए आतिशदान के करीब खड़ा था। अचानक उस आतिशदान से किसी की भयानक चीख हॉल में गूंजने लगी। उस बूढ़े शख्स ने अपने हाथ जलते हुए आतिशदान में डाल दिए। मैंने देखा कि उस जलते हुए आतिशदान में से एक बच्चा, जो कि 10 वर्ष के आसपास था, जलते हुए आतिशदान में से बाहर निकल आया। उस बच्चे के शरीर पर जलने का नामो निशान तक नहीं था। वो बूढ़ा उन लोगों की ओर देखकर बोला, अब तुम्हारा बच्चा सही है, इसे ले जाओ। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि तभी वह बच्चा और वो लोग काला धुआं बनकर गायब हो गए। तभी वो बूढ़ा महक की ओर अपनी लाल आंखों से घूरता हुआ बोला, तुमसे मैंने मना किया था ना कि इंसानों से दूर रहना, मगर तुमने एक इंसान से ही शादी कर ली।
इतना बोलकर वो बूढ़ा मेरी ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से शादी करने की? जरूर तुम इसकी खूबसूरती देखकर अपना दिल दे बैठे होगे, लेकिन शायद तुमने इसका असली चेहरा नहीं देखा। इतना बोलकर वो बूढ़ा शख्स महक की ओर देखकर बोला, क्या तुमने इसे अपना असली चेहरा दिखाया है? क्या तुमने इसे ये बताया कि तुम कौन हो? महक उस बूढ़े शख्स की ओर देखकर बोली, ये मेरा पति है बाबा। महक की बात सुनकर बूढ़े शख्स की आंखों में बुरी तरह से क्रोध झलकने लगा। अगर ये तुम्हारा पति है तो इसे बताओ कि तुम कौन हो? महक मेरी ओर देखकर अजीब से अंदाज में बोली, मैं एक जिन्नज़ादी हूँ। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं कांपता हुआ महक की ओर देखकर बोला, ये तुम क्या कह रही हो महक? तुम इंसान नहीं बल्कि तुम जिन हो। तुम जिस बस्ती में खड़े हुए हो वो पूरी बस्ती जिन्नातों की है। क्या इंसान बिजली की रफ्तार से पेड़ पर चढ़ सकते हैं? क्या इंसान अचानक से किसी भेड़िए के रूप में आ सकते हैं? क्या इंसान अपने हाथ आग में डाल सकते हैं? क्या इंसानों की लंबाई और चौड़ाई इतनी ही होती है जितनी तुम यहाँ पर देख रहे हो? महक की बात सुनकर अचानक से मुझे पीर बाबा की बात याद आ गई। तभी वो बूढ़ा शख्स महक की ओर देखकर बोला, इसे अपना असली रूप भी दिखाओ। उस बूढ़े शख्स ने इतना कहा ही था कि तभी एक तेज धमाका हुआ। अचानक से महक एक काले धुएं में परिवर्तित हो गई। अगले ही पल मेरे सामने वही खौफनाक बला खड़ी हुई थी जो कुछ महीने पहले मुझे रात में नजर आई थी, और उसके नजर आते ही मेरे माता पिता की चीख मेरे कानों में टकराई थी। मैं कांपता हुआ उस बला की ओर देखकर बोला, तुम तो वही हो जिसे मैंने अपने घर पर देखा था। वह खौफनाक बला हंसती हुई बोली, मैं ही महक हूं अरमान। पहली ही नजर में मुझे तुमसे प्रेम हो गया था। तुम्हें याद है वो काली स्याह बिल्ली? वो बिल्ली कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। हमारी और तुम्हारी शादी में तुम्हारे माता पिता एक रोड़ा थे जिन्हें मैंने रास्ते से हटा दिया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी माँ की दोस्त को भी मैंने ही मारा था। हमारे और तुम्हारे बीच जो भी आएगा वो मारा जाएगा। और अब तुम यहीं पर हमेशा मेरे साथ ही रहोगे। मैं कांपता हुआ उस भयानक बला की ओर देखकर बोला, नामुमकिन, मैं एक इंसान हूं और तुम एक जिन। यह कभी नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो बूढ़ा शख्स बुरी तरह से क्रोधित हो गया। ये इंसान कभी किसी की नहीं होते, मार दो इसको। यह सुनकर वो भयानक बला मेरी ओर बढ़ी ही थी, मगर अचानक वो बिजली की रफ्तार से पीछे की ओर हट गई। तभी मैंने देखा कि मेरे कोट की जेब के अंदर कोई चीज चमक रही थी। मैंने जैसे ही अपने कोट की जेब के अंदर हाथ डाला तो जेब में वही ताबीज था जो पीर बाबा ने मुझे दिया था। मैंने उस ताबीज को कसकर पकड़ लिया। तभी उस बूढ़े शख्स की भारी आवाज मेरे कानों में टकराई, धोखा! इसका मतलब तू अपना बचाव अपने साथ लाया है, मगर तुझे क्या लगता है यह ताबीज तुझे कब तक बचा सकता है? मैं उस ताबीज को पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने लगा। जैसे ही मैं उस महल से बाहर आया, अचानक से बस्ती की तस्वीर बदल गई। अब वहां पर मुझे अंधेरे और खंडहर के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर बस दौड़े जा रहा था। महक की आवाज मेरे कानों तक आ रही थी, अरमान, ये मेरे साथ धोखा है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। याद रखना, हम हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। मैं तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी बर्बाद कर दूंगी। मगर मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर भागता रहा। कुछ ही देर में मैं महल के उस वीरान मकान के बाहर आकर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अपने दोस्त आरिफ के घर पाया। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मैंने देखा मेरे सामने पीर बाबा और आरिफ बैठा हुआ था। पीर बाबा मेरी ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोले, मैं आरिफ को लेकर तुम्हारे घर गया था, मगर तुम्हें अपने घर में गैर मौजूद पाकर मैं समझ गया कि तुमने अपनी पत्नी से उसके परिवार वालों से मिलने की जिद की होगी। इसीलिए मैं उसी वीरान मकान के पास चला गया। तुम वहीं पर हमें बेहोश मिले। शायद तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम्हारी बीवी इंसान नहीं बल्कि एक जिन्न थी। मैंने अपनी रूहानी ताकत से तुम्हारा भूतकाल देख लिया है। तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए थी,
तुम्हें उस जंगल के रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। दरअसल उस जंगल में जिन्नातों का बसेरा है, और जिस घर में तुम्हें वो लड़की मिली थी, उस घर के अंदर जिन्नातों की दुनिया में पहुंचने का एक द्वार था। अब तुम यहां से अपने घर नहीं जाना। तुम कश्मीर छोड़कर दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, और भूल से भी अपने कश्मीर की तरफ पलट कर मत देखना। मुझ में जब तक ताकत रहेगी, मैं अपनी रूहानी ताकत से तुम्हारी जिन बीवी को तुम तक पहुंचने के लिए रोक रखूंगा, लेकिन कब तक ये मैं भी नहीं जानता। मैं उसी वक्त सब कुछ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली शिफ्ट हो गया, लेकिन मुझे आज भी पीर बाबा की वो बात याद है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आखिर पीर बाबा मेरी जिन बीबी को मुझ तक पहुंचने के लिए कब तक रोक रखेंगे। दिल्ली आने के बाद मैंने दूसरा विवाह कर लिया, और मेरी दूसरी पत्नी से मेरे 2 बच्चे भी हैं। क्या मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी जिन बीबी से महफूज रह पाएंगे? ये सब जानने के लिए इसका अगला सीजन जरूर देखिएगा। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।